नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वली गुरु क्लासेस। तो आज का ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने 3 विधि का चर्चा किया था किस प्रकार से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकाल सकते हैं। आज हम लोग 2 विधि का चर्चा करेंगे और आगे हल होने का शर्त के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो 3 विधि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रज गुणन विधि और अनुपात निर्णय विधि। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ब्रज गुणन विधि में जो है हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग ब्रज गुणन विधि किस प्रकार से काम करता है वो देखेंगे। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? अगर पहला समीकरण ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 हो और दूसरा हमको dx प्लस ey प्लस f बराबर 0, ये दोनों व्यापक रूप है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। तो 2 समीकरण दिया रहे तो हमारा x बराबर आ जाता है ये bf माइनस ec बटा में ae माइनस bd और y बराबर आता है हमारा ये y बराबर cd माइनस af बटा ae माइनस bd। ये हमको ब्रज गुणन विधि में आपको ये याद रखना होगा। जो ब्रज गुणन विधि में x बराबर होता है bf, यदि ध्यान देंगे यदि समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 एवं dx प्लस ey प्लस f बराबर 0, यानी ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। तो x बराबर होगा ये bf माइनस ec बटा ae माइनस bd और y बराबर होगा cd माइनस af बटा ae माइनस bd। ये abcd क्या है सब जान रहे हैं, जो ये ज्ञात राशियां होती है। a x का गुणांक, b y का गुणांक, पहले समीकरण में y का गुणांक b और अचर पद c, दूसरे समीकरण में x का गुणांक d है, y का गुणांक e है और अचर पद f है। अगर ऐसा रहेगा तो x बराबर bf माइनस सी बटा ae माइनस bd और y बराबर cd माइनस af बटा ae माइनस bd। तो अब कन्फ्यूजन होता है कि याद इसको कैसे करें, याद रखने में बच्चों को परेशानी होती है कि ये याद कैसे रखें। तो ध्यान में रखिएगा, अगर ऐसा समीकरण लिख देंगे तो x बराबर होता है r बटा r। x के लिए हम x को तोप देंगे, पहले देखो कैसे निकालते हैं। x के लिए हम x को ढक दिए तो यहाँ पे क्या बच गया, b बच गया, इधर f अचर पद b और f। तो यहाँ पे हम लोग r बनाएंगे, कैसे? ऐसे ये r बनाएंगे तो b को f से गुना करेंगे तो bf माइनस ec, bf माइनस ec, x निकालना है तो x को ढक देंगे और bf माइनस ec, यहाँ r बना दिए। तो ध्यान में रखेंगे r और बटा r ये दोनों हमेशा होगा। इस r को अब तोप दीजिए, इधर आइए तो क्या हो गया ae माइनस bd, ae माइनस bd। यानी ध्यान में सीधा रखना है कि x बराबर क्या होगा हमारा r बटा r। ठीक, x को तोप दो और r बनाओ तो bf माइनस ec और फिर r बनाना है तो ae माइनस bd। ठीक, तो ये याद रहेगा तुरंत, ये r बटा r दिमाग में रहेगा, ध्यान डायरेक्ट आएगा वो x बराबर bf माइनस ec बटा में ae माइनस bd। ठीक, और y बराबर निकालेंगे, y बराबर तो ये हम रुक जाइए, ये r वाला मिटा देते हैं। अब y का देखते हैं, हम लोग क्या निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। तो y का मान हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, y को निकालना है तो y को ढक देंगे। ठीक, y को निकालना है तो y को ढक देंगे और इसमें अल्फा बटा r करेंगे, क्या बनाएंगे अल्फा, ये ऐसे y को ढक दिए, y का कोई भी पद हमको लेना नहीं है तो y बराबर क्या होगा cd माइनस af, क्या होगा अल्फा ऐसे बनेगा। ये y बराबर ये y को ढक दिए और ये क्या बच गया cd माइनस af, cd माइनस af, cd माइनस af। अब बटा में r हमेशा होगा ये वाला ae माइनस bd, ae माइनस bd। तो x बराबर डायरेक्ट याद रखेंगे r बटा r और y बराबर हम याद रखेंगे अल्फा बटा r। अब ये क्या ट्रिक हम बता रहे हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं हम कि आप समझ रहे होंगे। x निकालना है तो x को तोप दो, इसको r बना दो, bf माइनस ec और बाटा में ये वाला r हमेशा रहेगा x और y वाला, ए माइनस
बी डी। फिर वाई निकालना है तो वाई को ढक दो और ये इसके अल्फा बटा आर कर दो, तो अल्फा क्या है सी डी। ये अल्फा कुछ अल्फा एंगल उंगल का हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे याद रखने का ट्रिक हम बता रहे हैं कि यहाँ से ये सी डी और सी डी माइनस ए एफ और बटा में ए ई बटा ए ई माइनस बी डी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि एक्स और वाई का मान आप याद कैसे कर पाएंगे। अब ये आता कैसे है ये हम आपको समझाते हैं, पहले इसको याद रखिएगा। परीक्षा में अगर पूछता है तो डायरेक्ट यही फार्मूला लगाएंगे। अगर हमसे बोलता है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को क्या ब्रज गुणन विधि से हल करें, तो डायरेक्ट x बराबर ये लिखना है, इसमें कोई नंबर नहीं कटेगा। x बराबर बी एफ माइनस सी सी बटा ए माइनस बी डी, और यहाँ पे a बराबर लिख दीजिएगा समीकरण में, फिर y बराबर सी डी माइनस एफ है ए माइनस बी डी। जैसे सपोज करो ना, यहाँ पे अगर हमको दे दिया कि 2x प्लस 3y बराबर 5 और 3x प्लस 7 माइनस 7y बराबर 7, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, a बराबर कितना हो गया, ये a बराबर हो जाएगा हमारा 2, b बराबर हो जाएगा 3। और ध्यान देंगे यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इसको डायरेक्ट c बराबर कर देंगे, ये c बराबर कर देंगे, लेकिन ये नहीं, ये c बराबर नहीं है। यहाँ पर ध्यान दो, क्या ये बराबर के बाद 0 होना चाहिए, अचर पद बराबर के इधर ही आना चाहिए। तो हमारा c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे c बराबर हमारा हो जाएगा -5, क्योंकि इसको इधर ले आ देंगे ना, 5 बराबर में दिया है तो इसको ले आ देंगे, तो c बराबर -5, यानी इसको ऐसे लिखना होगा हमको, -5 बराबर 0। यहाँ 7 दिया है तो -7 बराबर हमको 0 लिखना होगा। अब यहाँ पे d बराबर हम लिख देंगे 3 और e बराबर -7 और f बराबर भी -7। अब ये अगर समीकरण दिया रहे तो इस तरह से ए बी सी डी ई एफ इस तरह से होता है, और फिर इस सब का मान इसमें रख के x निकाल लेंगे और y निकाल लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये फार्मूला किस तरह से यूज करेंगे वो आप समझ गए होंगे। अब ये प्रूफ मैं करके बताऊंगा ये इतना कैसे आता है। तो चलिए अब प्रूफ देखते हैं इसका। चलो, तो ब्रज गुणन विधि के जो ये x बराबर हम लोगों को आया था बी एफ माइनस सी सी बटा ए माइनस बी डी, हम लोग याद जो किए हैं, y बराबर सी डी माइनस ए एफ और ए बटा ए माइनस बी डी, ये आता कैसे है इस पर हम लोग अब चर्चा करते हैं कि इसको किस प्रकार से हम x बराबर उतना आएगा और y बराबर उतना आएगा। तो इसका प्रूफ जो है, इसका जो प्रमाण है वो बिल्कुल लुप्तीकरण विधि से ही आता है। लुप्तीकरण विधि का ही ये प्रयोग है। लुप्तीकरण विधि में हम लोग क्या करते थे, किसी एक चर पद को क्या करते थे, हटा देते थे। ठीक उसी तरह इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, किसी एक चर पद को हटा देंगे। तो सपोज करो कि हम y हटाना चाहते हैं, अगर y को हटाना चाहेंगे तो ये दोनों उसका गुणक बराबर आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक में e से एवं समीकरण 2 में b से गुना कर देंगे, b से गुना कर घटाने पर इसमें e से गुना किया और इसमें b से गुना कर दिया और दोनों घटाएंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, aex प्लस bey प्लस ce बराबर 0। 0 में e से गुना करेंगे तो 0 हो जाए। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, bdx प्लस bey प्लस bf बराबर हो जाएगा 0। ठीक, और घटा रहे हैं यानी सबका क्या होगा, साइन बदल जाएगा। ठीक, तो ये y वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, कट गया। अब ये क्या बच गया, aex माइनस bdx प्लस ce माइनस bf बराबर आ गया हमको 0। अब इसमें देखो दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो हम x इसको पहले उधर ले जाते हैं, aex माइनस bdx बराबर, ये माइनस में है तो इधर आ गया तो क्या हो गया, प्लस में, और ये c इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में। अब इस दोनों में से x हम कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लिए तो क्या हो गया है, ए माइनस बी डी बराबर बी एफ माइनस सी ई चाहे ए सी। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, बी एफ माइनस ई सी चाहे सी लिख सकते हैं ना। अब बटा ए माइनस
बी डी। तो यही ना हम आपको याद कराए थे कि x बराबर ये याद रखिए बी एफ माइनस ई सी बटा ए माइनस बी डी। तो ये आ गया, लुप्तीकरण विधि से ही आता है, व्यापक पद में लुप्तीकरण विधि का हम लोग यूज करते हैं और इसका प्रमाण ला देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि x का मान आप आसानी से समझ होंगे, जो किस प्रकार से ब्रज गुणन विधि में जो x हम लोग याद रखते हैं वो आता है यही लुप्तीकरण विधि से। इसी प्रकार से हम लोग x निकालिए, ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, y निकाल लेंगे। y निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में अब y के लिए, y ज्ञात करने के लिए, y ज्ञात करने के लिए देखो कैसे होगा। y ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x वाला पद को काटना होगा, x वाले पद को खत्म करना होगा। और हम लुप्तीकरण में बताए हैं जो जिसको खत्म करना है उसका गुणक दोनों का समान हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ax है, यहाँ पे dx है, तो इसको d से गुना कर देंगे, इसको a से गुना कर देंगे, तो ये भी adx हो जाएगा, ये भी adx हो जाएगा, और दोनों को घटाएंगे तो ये x वाला टर्म तो कट जाएगा। तो समीकरण y ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में किससे गुना करेंगे, d से, एवं समीकरण 2 में a से गुना कर घटाने पर, तो इसको a से गुना करेंगे, पहला को क्या किए, दूसरे में, पहला को d से और दूसरे को a से गुना कर रहे हैं, इसको पहला को d से कर रहे हैं, तो adx हमारा हो जाएगा, ये आ गया इतना, या ठीक, पहला adx हो गया, अब प्लस d से गुना कर रहे हैं तो bdy, अब प्लस cd बराबर हो गया हमारा 0। और दूसरा में क्या कर रहे हैं, दूसरे समीकरण में a से गुना कर रहे हैं, a से, तो यहाँ यह भी आ जाएगा adx प्लस eay, a से गुना कर रहे हैं तो eay, अब प्लस fa बराबर हमारा क्या आ जाएगा 0। अब घटाएंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस साइन बदल जाएगा घटाने पर, तो यहाँ से adx क्या आ जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, bdy माइनस eay प्लस cd माइनस fa चाहे af बराबर 0, ठीक। तो हम अब इस दोनों को उधर भेज देते हैं, तो bdy माइनस eay बराबर fa उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा fa, और माइनस cd जाएगा उधर तो माइनस में हो जाएगा cd। तो अब इस दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, क्या, y कॉमन ले लिए तो ये क्या बच गया, bd माइनस ea बराबर fa माइनस cd, fa माइनस cd। अब y बराबर अगर आना होगा तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, या y बराबर हमारा fa माइनस cd, अब बाटा में bd माइनस ae चाहे ae लिख सकते हैं। अब देखो y बराबर, या ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो इस cd माइनस af हो जाएगा, af चाहे fa लिखे उससे कोनो अंतर आएगा नहीं। अब बाटा में इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस ये क्या हो जाएगा, ए bd है तो ये माइनस उधर चल जाएगा माइनस में, तो ae माइनस bd आ जाएगा, यही माइनस bd, माइनस माइनस दोनों कट गया। यही ना हमारा y बराबर हम याद आपको कराए थे ब्रज गुणन में, जी डायरेक्ट ये याद रखिए कि y बराबर cd माइनस af बटा ae माइनस bd। तो ब्रज गुणनखंड विधि में अगर प्रश्न बोलेगा जो ब्रज गुणन विधि से हमको उत्तर बताइए, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला आप रखेंगे। कैसे रखेंगे वो अभी थोड़ी देर पहले हम बताए हैं। अब इसका प्रमाण आपको बता दिए जो ये किस प्रकार से आता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में ऐसा नहीं पूछेगा ब्रज गुणनखंड विधि से निकालिए तो इस प्रकार से आप निकालिएगा, डायरेक्ट वहाँ पर x और y का मान रख देंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि ये आता कैसे है, तो ये आता है इस प्रकार से, लुप्तीकरण विधि का ही प्रयोग होता है। जो इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है, उसी में लुप्तीकरण का प्रयोग करके एक बार x को ख़त्म कर दो, एक बार y को ख़त्म कर दो, इस प्रकार से हमारा दोनों आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ब्रज गुणनखंड विधि आप अच्छे से
ब्रज गुणन विधि अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब पांचवा विधि, लास्ट विधि, जो कि लास्ट नहीं है, आलेख विधि से भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल होता है, लेकिन बीजगणितीय में ये लास्ट है। बीजगणितीय विधि जो होता है उसमें ये लास्ट है। अनुपात निर्णय विधि, इसमें क्या होता है, यह भी एक लुप्तीकरण विधि ही है। ज़्यादातर विधि जो आता है लुप्तीकरण से ही आता है, इसको भी हम आगे समझाएंगे ये किस तरह से लुप्तीकरण है। ये भी एक लुप्तीकरण विधि ही है। लुप्तीकरण में किसी चर मान को आप मतलब उसको ख़त्म करते थे, किसी एक चर में ले लेते थे सारे समीकरण को। और इस विधि में जो है, अनुपात निर्णय विधि में, अचर पद को हम लोग लुप्त कर देते हैं। अचर पद को बराबर करके उसे काट देते हैं, और दोनों चर जो चर में जो आता है, एक एक्स में और एक वाई में, चाहे किसी में पी क्यू में भी हो सकता है, दोनों चरों को जो है हम लोग अनुपातिक मान निकाल लेते हैं, और दोनों का अनुपातिक मान निकाल कर किसी एक समीकरण में रख के हम लोग हल निकाल लेते हैं। तो प्रश्न पर इसको समझते हैं, भाषा से उम्मीद करते हैं कम समझ में आया होगा, तो थोड़ा प्रश्न पर समझेंगे तो और क्लियर हम लोगों को हो जाएगा। तो सपोज करो समीकरण दिया हुआ है हमारा x + y = 10 और x - y = 2। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। तो हमें अनुपात निर्णय विधि से हमको इसका हल निकालना है। तो क्या करेंगे, अचर पद को शून्य करेंगे। तो अचर पद को शून्य करने के लिए क्या करना होगा, हमको यहाँ पे 10 दिख रहा है। अब इसको ऐसा ना करेंगे जब इसको 10 से या फिर इसको 2 से करेंगे तो भी सही होगा, लेकिन हमको इसको शून्य करना है। तो ये 10 है तो ये भी 10 अगर किसी प्रकार हो जाए, समीकरण 2 में से 5 से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं ना, दोनों में सब में गुना होगा। ऐसे अगर आप या 2 से इसमें कर दीजिए, 10 से इसमें कर दीजिए तो भी सही है। लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ समीकरण 2 में ही 5 से गुना कर देंगे। समीकरण 2 में 5 से गुना कर घटाने पर क्या किए, समीकरण 2 में 5 से गुना करके घटा दिए। तो यहाँ पे पहला वाला तो वही रह जाएगा, x + y = 10, और दूसरा वाला हमारा हो जाएगा 5x - 5y = हो जाएगा 10। और घटाएंगे तो ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, और ये 10 से 10 खत्म। अब क्या आ जाएगा, x - 5x, तो x में से माइनस में 5x जाएगा तो -4x, और y + 5y कितना, +6y = 0। अब x को उस पार ले जाते हैं तो 6y = 4x आ गया। हमको क्या आ गया, 6y = 4x। 2 से इसको काट देते हैं, या फिर इसको अनुपात में ही है तो इसे अनुपात में ले आते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, 4x/6, ठीक। और 4x इधर ले आते हैं हम लोग, तो y बटा, ये गुना में है, इधर ले आते हैं x बराबर कितना हो गया, 4/6। y × 6y = 4x था, तो हम y को इधर ही रख लिए, 6 को इधर ले आए तो इधर गुना में था, इधर आके बटा में आ गया, तो y = 4x/6 आ गया। अब यहाँ x गुना में है, इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा, यानी y बटा x = 4/6। तो इसको हम काट सकते हैं, ये 2 और ये 3। तो हमारा क्या आया, देखिए यहाँ पे, तो हमारा y अनुपात x बराबर 2/3। अनुपात है तो हम बराबर के माना, ठीक। हमारा y बटा x बराबर 2/3 बराबर हमने के मान लिया, तो हमारा y कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 2k, और x बराबर आ गया 3k। अब x और y का अनुपातिक मान जो आया है, हमारा अनुपातिक मान किसी भी समीकरण में रख दो ना, x और y का अनुपातिक मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर हमारा x + y बराबर दिया है कितना, 10, और x बराबर कितना है हमको, 3k, और प्लस y = 2k बराबर आ गया है 10, या 5k बराबर कितना आ गया, 10, यानी k बराबर हमको आ गया 10/5, 5 से कट के आ गया 2। तो हमारा y बराबर कितना है, 2k बराबर 2 × 2 बराबर कितना आ गया, 4, और x बराबर 3k बराबर 3 × 2 बराबर 6। तो हमारा आ गया आंसर, x बराबर 6 और y बराबर
4। तो उम्मीद करते हैं कि ये अनुपात निर्णय विधि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या है, लुप्तीकरण विधि है। लुप्तीकरण विधि में क्या करते हैं, किसी एक चर पद को हम लोग विलुप्त कर देते हैं, और इसमें क्या है, ये अचर पद को विलुप्त कर देना है। तो अचर पद को विलुप्त कीजिए और x और y का अनुपातिक मान आ जाएगा आपको, यानी x बराबर कुछ y आ जाएगा, यानी अनुपात दोनों का पता चल जाएगा। और अनुपात का कोई एक नियतांक मान लेंगे ताकि हमको x बराबर अनुपातिक मान और y का अनुपातिक मान पता लग जाए, और वो दोनों मान किसी भी समीकरण में रख देंगे और हमको अनुपात निर्णय विधि से उस प्रकार से हमको हल निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अनुपात निर्णय विधि आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सभी समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक हल संभव है? तो इसका जवाब है नहीं। सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सिर्फ एक हल हो, ऐसा होना संभव नहीं है। हो सकता है किसी का अनगिनत हल हो, किसी का एक ही हल हो और किसी का हल हो ही ना। तो इसका क्या शर्त है, सो देखिए आप, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। तो यदि दो समीकरण दिया रहे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और दूसरा रहे dx प्लस ey प्लस f बराबर 0, तो हमारा a बटा d बराबर अगर नहीं है b बटा e के, तो हमारा समीकरण का क्या होगा, एक और केवल एक हल होगा। और एक और केवल एक हल होगा तो इस समीकरण युग्म को, यानी ये जो जोड़ा है समीकरण का, इसको हम लोग बोलेंगे अविरोधी समीकरण। और यदि a बटा d बराबर है b बटा e के, बराबर है c बटा f के, तो समीकरण जो होगा, समीकरण का, ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म का जो है अनगिनत हल होंगे, यानी अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल होंगे तब इस प्रकार के समीकरण युग्म को हम लोग बोलते हैं आश्रित समीकरण युग्म। और तीसरा होता है कि यदि a बटा d बराबर है b बटा e के और बराबर नहीं है c बटा f के, तब वो समीकरण क्या होगा, विरोधी समीकरण होगा और उसका कोई हल नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन है, आपको याद रखना है कि अगर a बटा d, ये तीनों कंडीशन जो है आपको याद रखना है कि कब समीकरण का हल निकल सकता है और कब समीकरण का हल नहीं निकल सकता है और कब समीकरण का अनगिनत हल होगा। तो ये जब हम एक्सरसाइज में एक आध क्वेश्चन कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसमें इस पर बहुत सारे सवाल रहते हैं। परीक्षा में भी बार बार ऐसे सवाल आते हैं इस शर्त पे, दो समीकरण दे देगा, आपको बोलेगा जी बताओ इसका कितना हल संभव है। आलेख विधि से है तो वो आलेख विधि वाला जब हम पढ़ाएंगे, आलेख विधि वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए, तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।